अजनबी देहाती टिकटिकी बांधे इस कोठरी के बंद दरवाजे की तरफ देख रहा था जिसके अंदर मैं मौजूद था। खुफिया पुलिस वालों की भी एक छठी हिस्स होती है जो इन्हें ऐन वक्त पर बता देती है कि मफरूर मुलजिम किस जगह छुपा हुआ है। इसने मुसलमान बुजुर्ग यानी शाहजी की बात सुनी अनसुनी करते हुए पूछा, इस कोठरी में क्या है शाहजी? अब शाहजी कुछ परेशान से हो गए। खुफिया पुलिस वाले ने शाहजी का चेहरा फौरन पढ़ लिया और जेब से अचानक पिस्तौल निकाल कर उठ खड़ा हुआ। शाह साहब जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो, कोठरी में क्या है ये मैं खुद मालूम कर लेता हूँ। मैं फुर्ती से पीछे हट गया, मामला खुलकर सामने आ गया था। मेरा क्यास गलत नहीं था, यही वो खुफिया पुलिस वाला था जिसको पुलिस मेरे पीछे छोड़ गई थी। पुलिस को शाहजी पर शक हो गया था, इस वजह से ये आदमी अंधेरा होने के बाद शाहजी के मकान पर मेरी तलाश में आन पहुंचा था। मुझे खुफिया पुलिस वाले की गरजदार आवाज़ सुनाई दी, कोठरी से निकलकर अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। मेरे पिस्तौल में 12 गोलियां भरी हुई हैं और बाहर पुलिस की गार्ड भी मौजूद है और मिलिट्री पुलिस ने सारे गाँवों को भी घेरे में ले रखा है। मैंने कोई जवाब न दिया। शाहजी भी चुप थे। मेरा ख्याल था कि वो मुझे खौफजदा करने के लिए दरवाजे की कुंडी पर फायर कर देगा, मगर खुफिया पुलिस के आदमी आमतौर पर ठंडे दिल के होते हैं, इनमें सिपाहियों वाला जोश और खरोश नहीं होता। वैसे ये बात मेरे हक में जाती थी, अगर वो फायर कर देता तो बस्ती के लोग फायर की आवाज़ सुनकर वहाँ ज़रूर जमा हो जाते, लेकिन इसे फायर ज़रूर करना चाहिए था। मैं आज तक हैरान हूँ कि इस हिंदू खुफिया पुलिस वाले ने फायर क्यों ना किया। अगर वो फायर कर देता तो इसकी मुश्किल आसान हो जाती और मेरे हाथों मरने से भी शायद बच जाता, क्योंकि बस्ती के सारे हिंदू वहाँ जमा हो जाते और मेरे लिए फ़रार होने के रास्ते मसदूद हो जाते। बाकी ये जो इसने धमकी दी थी कि पुलिस की गार्ड बाहर मौजूद है और पुलिस ने सारी बस्ती को घेरे में ले रखा है, ये इसकी ब्लफ चाल थी जिस पर मैंने इस वक्त भी एतबार नहीं किया था। इसने आगे बढ़कर कुंडी खोली और दरवाजे को ज़ोर से लात मारी, दरवाज़ा खुल गया। मैं इतनी देर में पूरी तरह से तैयार हो चुका था और अपने हमले की तमाम तफसीलात तय कर चुका था। वो मुझे बाहर आने के लिए कह रहा था। मैं ख़ास पोजीशन में घात लगाए हुए थे। इसने ये हमाकत की कि कोठरी में दाखिल हो गया। अगर वो कोई कपड़ा जलाकर अंदर फेंक देता तो मैं धुएं में ज़्यादा देर न ठहर सकता था, मगर वो कमांडो नहीं था, खुफिया पुलिस का आदमी था जो रिश्वत भी ले लेते थे। जो ही वो अंधेरी कोठरी में दाखिल हुआ, मैं खूनख्वार चीते की तरह बाई जानिब से वो मुझे ड्योडी की लॉन की रोशनी में साफ नजर आ रहा था। मेरे पाँव की एक ठोकर ने इसके हाथ से रिवॉल्वर उड़ा दिया। इसके बाद वो निहत्था था और निहत्था दुश्मन मेरे हाथ से बचकर निकल जाए ये नामुमकिन था। दूसरे सेकंड में इसकी गर्दन मेरी बगल में थी, एक हाथ इसकी ठोड़ी पर और दूसरा इसकी खोपड़ी की पिछली जानिब पर जमाते हुए मैंने बाएं जानिब इतनी जोर का झटका दिया कि इसकी गर्दन की हड्डी घूम कर कड़क की आवाज़ से टूट गई। इसने अपने जिस्म का सारा बोझ मुझ पर डाल दिया और वो मेरे हाथों में झूल गया। मैंने इसे फर्श पर फेंका और तेज़ी से ड्योडी में आ गया। बुजुर्ग मुसलमान शाहजी ने यह सारा मंजर देख लिया था। वो अपने मकान पर खुफिया पुलिस के एक आदमी के कत्ल होने के बायस घबरा गए थे। मेरे करीब आकर बोले, तुमने इसे मार डाला? मैंने कहा, शाह जी, अगर मैं इसे हलाक न करता तो ये मुझे कत्ल कर देता और फिर पुलिस आपको भी पकड़ कर ले जाती, क्योंकि पुलिस के मुताबिक आपने पाकिस्तान के एक ख़तरनाक एजेंट को पनाह दी थी। शाह जी ने ड्योडी का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा दी और कोठरी में आ गए। कहने लगे, बेटा, पुलिस तो अब भी मुझे और मेरे इकलौते बेटे को पकड़ कर ले जाएगी और फिर हमारे ख़ानदान पर जो तबाही नाजिल होगी इसका अंदाज़ा तुम शायद नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे बुजुर्गों, मैंने जो कुछ किया मुझे यही करना चाहिए था। शाह जी और मैं अंधेरी कोठरी में बैठे थे। खुफिया पुलिस वाली हिंदू की लाश फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी पड़ी थी। शाह जी बोले, क्या तुम सचमुच पाकिस्तान के एजेंट हो? मैंने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप फिक्र न करें, ये लाश यहाँ आपके मकान पर नहीं रहेगी। शाह जी की आवाज़ में घबराहट गालिब थी। कहने लगे, इस आदमी के कहने के मुताबिक पुलिस ने बस्ती को घेरे में ले रखा है, अगर वो यहाँ आ गए तो। मैंने शाह जी की बात काटते हुए कहा, इसने झूठ बोला था शाह जी। पुलिस वाले अपने खुफिया एजेंट को यहाँ छोड़कर चले गए हैं। मुझे ये बताइए कि अब यहाँ से दिल्ली या पानीपत की तरफ ट्रेन कब जाएगी? शाह जी ड्योडी में आकर तख्त पर बैठ गए। वो बार बार अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर इस तरारी कैफियत में हाथ फिर रहे थे। आखिरी गाड़ी, हाँ, अब एक गाड़ी रात के पिछले पहर 3:30 बजे आएगी, अम्बाला कैंट से आएगी, मगर ये लाश, खुदा के लिए इसको यहाँ से हटा दो। मैंने शाह जी को हौसला दिया और इनसे एक बोरी लाने के लिए कहा। मैं कोठरी में आ गया। मैंने लालटेन रोशन की और लाश को देखा। लाश की गर्दन टेढ़ी हो चुकी थी और आंखें बाहर को निकली हुई थी। मैं दौड़कर ड्योडी में गया। दरवाज़ा खोलकर गली में झांका। गली तारीख और सुनसान पड़ी थी। शुरू रात में ही बस्ती पर अंधेरा और खामोशी मुसल्लत हो गई थी। मेरा ख्याल दुरुस्त था। इस खुफिया पुलिस वाले ने मुझे झांसा देने की कोशिश की थी। बाहर कोई मिलिट्री पुलिस या सिविल पुलिस वाला नहीं था।
अपनी ड्यूटी को अंदर से बंद कर दिया। शाहजी ने मुझे एक बड़ी खाली मैंने लाश के घुटने इसकी छाती से लगाकर रस्सी से कसकर बांध दिए। फिर शाहजी की मदद से लाश बोरी में बंद करके ऊपर से बोरी को रस्सी डाल दी। शाहजी की घबराहट अपनी जगह पर गलत नहीं थी। वो बस्ती के एक अमन पसंद शरीफ मुसलमान बुजुर्ग थे और अपने इकलौते बेटे, इसकी बीवी और बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी बसर कर रहे थे। भारतीय हुकूमत वैसे भी भारतीय मुसलमानों की दुश्मन थी और इन्हें किसी न किसी जुर्म में खामखा मुलव्वस करने के बहाने ढूंढती रहती थी। अगर बस्ती के किसी हिंदू को जरा सी भी भनक भी पड़ जाती कि शाहजी के घर में खुफिया पुलिस के एक अहलकार को कत्ल कर दिया गया है, तो शाहजी के घराने पर जो क़यामत टूटती, इसका अंदाज़ा मैं बखूबी लगा सकता था। शाहजी कह रहे थे, बेटा पाकिस्तान को हम दिलों से याद करते हैं, पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है, मगर मुझे अपने इकलौते बच्चे से भी बहुत मोहब्बत है। इस दुनिया में वही एक मेरा नाम रोशन करने वाला है, मेरा नाम जिंदा रखने वाला है। अगर इस कत्ल का किसी को पता चल गया तो भारतीय पुलिस हमारे ख़ानदान के किसी आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो हमें कानून के हवाले नहीं करेंगे, वो हमें यहाँ के मुतअस्सब हिंदुओं के हवाले कर देंगे, जो मुझे और मेरे इकलौते बेटे और इसके बच्चों को कत्ल करके मेरी बहू को अगवा करके ले जाएंगे। मुसलमानों का ऐसा कत्लेआम इस इलाके में तकसीम के वक्त बहुत हो चुका है। मैं अपनी बीवी को लेकर मालीर कोटले चला गया था, वहाँ से इस बस्ती में आकर बस गया। इस वक्त मेरे इकलौते बेटे की उम्र 2 बरस थी। मैंने शाहजी का हाथ अपने हाथ में लेकर अकीदत से बोसा दिया और कहा, मेरे मोहतरम, आप यकीन करें, आपके ख़ानदान का मन तबाह नहीं होगा, आपका घर आबाद रहेगा। मैं लाश को लेकर अभी यहाँ से जा रहा हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस बस्ती से बाहर निकलने का सबसे महफूज रास्ता कौन सा है। शाहजी ने मुझे एक महफूज रास्ता समझा दिया। मैंने लाश की बोरी कांधे पर डाली, शाहजी को आखिरी बार अकीदत व एहतराम भरी निगाहों से देखा और ड्योढ़ी से निकलकर अंधेरी गली में आ। उन्होंने जो मुझे रास्ता बताया था वो गली की दूसरी तरफ से रेलवे स्टेशन के आगे एक गंदे खाले के करीब जा निकलता था। ये रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं था और मुझे सारी बस्ती की गलियों में से नहीं गुजरना पड़ा था, बल्कि 10-15 कदम चलने के बाद बाएं जानिब एक गिरे हुए बोसीदा मकान के सहन से निकलने के बाद खुले खेतों में आ गया था। खाले के करीब से गुजर रहा था कि एक कुत्ता भौंका। मैं न रुका, लाश बोरी में बंद मेरे कांधे पर थी। मैंने इसे अपने सर पर इस तरह उठा लिया जैसे गेहूं वगैरह लेकर दूसरे गांव जा रहा हूं। रेलवे स्टेशन की बत्तियां मेरे बाएं जानिब रह गई थी। मैं लाश को खाल या किसी कुएं में नहीं फेंकना चाहता था। ऐसी सूरत में बदबू की वजह से लाश बाहर निकाल ली जाती और जब इलाके की पुलिस को मालूम होता कि वो इनका खुफिया आदमी था जो गाँव में कत्ल हो गया, तो इस बस्ती के हिंदुओं को तो पुलिस कुछ न कहती, मगर शाहजी पर ज़रूर आफत टूट पड़ती। चुनाचा मैं सबसे पहले इस लाश को किसी ऐसे तरीके से ठिकाने लगाना चाहता था कि किसी को इसकी हड्डियां भी न मिल सके। शाह साहब के घर से निकलते वक्त मैंने इनसे एक तरकारी कांटे वाली छुरी लेकर अपने पास रख ली थी। ये छोटे चाकू की साइज की छुरी थी। बोरी सर पर उठाए मैं बस्ती के खेतों से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गया। मेरी एक जानिब कुछ फासले पर छोटे से रेलवे स्टेशन के सिग्नल की लाल बत्ती जल रही थी और दूसरी जानिब रेलवे लाइन अंधेरे में दूर जाकर डूब गई थी। मैं रेलवे लाइन पार करके इसकी दूसरी तरफ चला गया। इधर ढलान थी, आगे गढ़ों में सरकंडे उगे हुए थे। यहाँ सरकंडों के पीछे बैठकर मैंने बोरी को खोल डाला। पहला काम यह किया कि लाश का सर काट कर अलग कर डाला, फिर लाश के नाजुक अज़ा काट कर वहीं ज़मीन पर गड़ा खोद कर अच्छी तरह से दबा दिया। अब लाश की शनाख्त मुश्किल थी कि ये हिंदू की लाश है या किसी मुसलमान की लाश। कटी हुई गर्दन वाली लाश को मैंने आगे जाकर रेलवे लाइन के दरमियान में डाल दिया और इसका सर बोरी में लपेट कर बगल में दबाया और रेलवे लाइन से हटकर खेतों में चलने लगे। रात तारीख थी, खेत भी अंधेरे में डूबे हुए थे, ज़मीन गीली और नरम थी। 10-15 मिनट में ही कोई 2 फीट गहरा गड़ा मैंने खोद लिया। जब गड़ा तैयार हो गया तो मैंने खुफिया पुलिस वाले हिंदू का सर बोरी समेत गड़े में डालकर ऊपर से मिट्टी भरनी शुरू कर दी। मिट्टी को मैंने खूब अच्छी तरह से दबा दी। ज़मीन की सतह हमवार हो गई तो इस तरह उल्टे पाँव खेत से बाहर निकले कि पीछे हटते हुए मैं हाथों की मदद से अपने पाँव के निशान मिटाता चला गया। रेलवे लाइन पर आकर पटरियों के दरमियान मैं सुकड़ी पड़ी सरकटी लाश को छू कर देखी। मेरी तसल्ली हो गई कि पिछली रात को जब ट्रेन इसके ऊपर से गुजरेगी तो इसकी सरकटी लाश के परखचे उड़ जाएंगे। लाइन पर मैंने लाश को इसलिए नहीं डाला था कि इंजन की रोशनी में ड्राइवर को लाइन पर पड़ी हुई लाश दिखाई दे सकती थी और चूंकि अभी ट्रेन स्टेशन से निकल रही थी वो इसे खड़ी कर सकता था, लेकिन लाइन के दरमियान में पड़ी हुई लाश दूर से ड्राइवर को नजर नहीं आ सकती थी। अब सवाल ये पैदा होता था कि मैं इतना वक्त कहाँ गुजारूं। ट्रेन रात के 3:30 बजे आ रही है। अगर खेतों में जाता हूँ तो वहाँ ये डर था कि मुझे नींद आ गई तो ट्रेन निकल जाएगी।
और दिन के वक्त खुफिया पुलिस के आदमी अपने खुफिया आदमी की खबर लेने या इससे कोई इतला हासिल करने वहाँ आ सकते थे। मुझे हर हालत में रातों रात इस जगह से आगे निकल जाना चाहिए था। अगर रेल की पटरी के साथ पैदल चलना शुरू करता हूँ तो कुछ मालूम नहीं था कि गाड़ी अगले स्टेशन पर खड़ी भी होती है कि नहीं। अगरचे ये पैसेंजर ट्रेन थी, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा था कि रात के वक्त जो पैसेंजर ट्रेनें भारत में चलती थी वो कई छोटे देहाती स्टेशन छोड़ ही जाती थी। मेरे लिए यही बेहतर था कि मैं वहीं किसी जगह छुप कर पड़ा रहूँ और इसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर आगे निकल जाऊँ। मैं खेतों में चलता स्टेशन के करीब आकर एक जगह रुक गया। प्लेटफॉर्म खाली था, खंभों पर कहीं कहीं बत्तियां जल रही थी, मगर इनकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी। प्लेटफॉर्म की एक ही छोटी सी ड्योडी थी, गेट पर कोई चेकर नहीं था। ड्योडी में खिड़की थी जहां से मुझे दिल्ली के टिकट ले। इस खिड़की में अंधेरा छाया हुआ था। टिकट बाबू को ट्रेन के आने से एक आध घंटा पहले वहाँ आना था। ड्योडी में मुझे एक आदमी दीवार के साथ लेटा हुआ दूर से नजर आ रहा था। अगर मैं अभी स्टेशन की ड्योडी में जाकर बैठ जाता हूँ या खाली प्लेटफॉर्म की बेंच पर लेट जाता हूँ तो यकीनी बात थी कि मैं वहाँ किसी की नज़रों में आ सकता था। हो सकता था ऐसा ना हो, लेकिन मेरे खदशे बहुत शदीद थे और नफसियाती तौर पर इनका मुझ पर असर था। खुफिया पुलिस वाले के सर की मुझे फिक्र नहीं थी। वो अगर फसल बोने के वक्त बरामद हो भी जाए तो इस वक्त तक चेहरा मसख हो चुका होगा और वो पहचाना नहीं जा सकेगा। मुझे इसकी लाश की तरफ से थोड़ी सी बेचैनी ज़रूर थी। ये लाश रेलवे लाइन के दरमियान में स्टेशन से 1.5 फर्लांग दूर पड़ी थी। कहीं से कुत्ते बम्बोड़ते हुए खींचकर बाहर न ले जाएं। लाश को अगरचे मैंने इस काबिल नहीं छोड़ा था कि इसके बारे में यह तय किया जा सके कि ये मुसलमान की है या किसी हिंदू की। इसके बावजूद बस्ती के करीब किसी सरकटी लाश का मिलना और खुफिया पुलिस वाले का इस बस्ती में गुम होना, ये दोनों कड़ियाँ आपस में मिलकर बस्ती के वाहिद मुसलमान बुजुर्ग शाह जी पर कोई आफत डाल सकती थी। तो रेलवे स्टेशन के सामने वाले खेतों में एक तरफ फसल की ओट में बैठ गया। ये शायद जवार की फसल थी और इसने एक दीवार से खड़ी कर रखी थी। थोड़ी देर बाद मैंने रेलवे की एक चौकीदार को देखा जो निक्कर पहने डंडा हाथ में लिए ऐसे चल रहा था जैसे नींद में। फिर वो ड्योडी में जाकर गायब हो गया। दूर अंबाला को जाने वाली रेलवे लाइन पर एक सिग्नल की सुर्ख बत्ती देर से जैसे मुझे घूर घूर कर तक रही थी। इधर से दिल्ली या पानीपत जाने वाली गाड़ी को आना था। शादी ने कहा था कि पैसेंजर ट्रेन कभी कभी सिर्फ पानीपत तक जाती है और आगे दिल्ली के लिए दूसरी गाड़ी पकड़नी पड़ती। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, सिर्फ अंदाज़ा था कि रात के 9 बजने वाले होंगे। अभी गाड़ी आने में 6.5 घंटे बाकी थे। ये सारा वक्त मुझे खेत के किनारे बैठकर गुजारना था। मैं उठकर इधर उधर चल फिर भी सकता था, लेकिन ऐसा करने में ख़तरा था। मुझे मेरी मशकूक हालत भी चलते फिरते देखकर किसी चौकीदार वगैरह को शक पड़ सकता था। अगर मैं प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ जाऊं तो मुझे कोई नहीं पूछेगा कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं। चुनाचे मैं उठकर प्लेटफॉर्म की तरफ चल पड़ा। प्लेटफॉर्म सामने ही था। रेलवे लाइन पार करके मैं प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और स्टेशन की ड्योडी के सामने बैठने के बजाय दूर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। पगड़ी को मैंने देहातियों की तरह वैसे ही सर के गिर्द लपेट रखा था। भूख मुझे बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ सिगरेट की शदीद तलब महसूस रही थी। लेकिन हमें तरबियत ऐसी दी जाती है कि हर किस्म की तलब को हम जितने दिन तक चाहें दबा सकते हैं। मैंने गैर सरकारी तौर पर एक रज़ाकार की हैसियत से कमांडो की ट्रेनिंग ली थी। ये ट्रेनिंग इस कदर सख्त और जफाकश थी कि एक बार तो मैंने फैसला कर लिया था कि कमांडो नहीं बनूं, लेकिन मेरा दिल इस्लाम और वतन अजीज़ की मोहब्बत से सरशार था और मैं इस्लाम और वतन पाक के लिए ऐसी खिदमत अंजाम देना चाहता था जो आम डगर से हट कर हूँ और एक आम आदमी के बस में भी ना हो। मैं बेंच पर लेट गया। मैंने अपना एक बाजू सर के नीचे रखा हुआ था। नींद गायब थी। मैं दूर तक खाली प्लेटफॉर्म को देख रहा था। वही रेलवे का चौकीदार निककर ऊपर चढ़ाता डंडा हाथ में लिए ड्योडी से एक बार फिर नमदार हुआ और आहिस्ता आहिस्ता टहलता मेरी तरफ बढ़ने लगा। वो प्लेटफॉर्म की लाइन वाले सितारे के साथ साथ चल रहा था। मेरे सामने से गुजरते हुए इसने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं अंधेरे में था और इसे देख रहा था। चौकीदार वहाँ रुक गया। शाजी से ली हुई प्याज छीलने वाली छुरी मेरी जेब में थी। चौकीदार ने जेब से बेड़ी निकालकर सुलगाई और आगे चल दिया। मैंने इस तरीके से बेंच पर लेटे लेटे पहलू बदला कि मेरी नज़रें अब चौकीदार को जाते देख रही थी। देहाती स्टेशन का ये मुखनी सा बेमायनी चौकीदार डंडा बगल में दबाए बेड़ी के कच लगाता जैसे नींद में चल रहा था। प्लेटफॉर्म के आखिरी किनारे पर जाकर वो वापस मुड़ा और बेरबत कदम उठाता एक बार फिर मेरे सामने से गुजर गया। अगर मुझे नींद आ जाती तो मैं बेंच पर ही लेटा रहता, लेकिन नींद को सो दूर थी। लेटे लेटे मैं थक गया तो उठ बैठा। कमबख्त चौकीदार तंबाकू की खुशबू फिजा में छोड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे सिगरेट की तरफ सताने लगी थी। इस वक्त वहाँ सिगरेट वाले खोखे खुले होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं ही बड़ी मुश्किल से रात गुजरती चली जा रही थी। एक बार मैंने भी थोड़ी सी चहलकदमी की। खुदा जाने रात कितनी गुजर चुकी थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि लाश को चलकर एक नज़र देखना चाहिए। मैं प्लेटफॉर्म से उतरकर सामने वाले खेतों की तरफ चला गया।
फिर खेतों के पीछे पीछे फसलों की ओट में होकर रेलवे लाइन के मुतवाज़ी चलने लगा। 1.5 फरलांग चलने के बाद मैं खेतों से निकलकर रेलवे लाइन पर आ गया। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। इनकी फीकी फीकी रोशनी में मुझे दूर से लाइन के दरमियान पड़ी लाश नजर आ गई। लाश को जैसे ही रख कर गया था वैसे ही पड़ी थी। मैं अभी इसके करीब नहीं जाना चाहता था। लाश को दूर ही से देखकर मेरी तसल्ली हो गई और मैं जिस रास्ते से आया था इसी रास्ते से वापस रवाना हो गया। मैं खेत की पगडंडी पर से गुजर रहा था कि मान किसी ने आवाज़ दी, कौन हो भाई तुम? मेरा दिल जोर से धड़क कर मामूल पर आ गया। पलट कर देखा, एक देहाती कंधे पर फावड़ा रखे करीब ही सामने वाले खेत के किनारे खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने झट से इसे नमस्कार किया और कहा, महाराज मुसाफिर हूँ, पिछले गांव से आया हूँ, करनाल वाली गाड़ी पकड़नी। देहाती शायद खेतों में पानी लगा रहा था। फावड़ा चलाने लगा और बोला, गाड़ी तो अभी देर से आएगी। मैंने कहा, हाँ जी, स्टेशन पर जाकर बैठूंगा, राम राम। मैंने अपना रुख इस पगडंडी की तरफ कर लिया जो सीधी लाइन की तरफ जाती थी। लाइन पार करके मैं वापस प्लेटफॉर्म और इस बार दूसरे बेंच पर बैठ गया। ये इंतज़ार मेरे आसाब को जैसे अपने शिकंजे में लिए हुए थे। एक एक सेकंड बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। मैं बार बार आसमान की मशी की जानिब देखता। ये सुबह काजिब कब नमुदार होती है। आखिर खुदा खुदा करके वो वक्त भी आ गया कि रेलवे स्टेशन में जो टिकट वाली खिड़की थी इसके पीछे किसी ने बटन दबाकर बत्ती रोशन की। एक कुली ट्रॉली पर कुछ सामान रखे प्लेटफॉर्म पर नमुदार हुआ। इसने ट्रॉली इसी तरह प्लेटफॉर्म पर एक तरफ खड़ी कर दी और साफा उतार कर सर पर हाथ फेरता और जमाइयाँ लेता DOD की तरफ चला गया। खिड़की अभी तक बंद थी, सिर्फ इसके शीशों में से रोशनी बाहर आ रही थी। मैं इस इंतज़ार में था कि कब खिड़की खुली और मैं जाकर टिकट खरीदूँ। मशरिक़ की जानिब आसमान पर जो रात की तारीकी थी वो काफूर होना शुरू हो गई थी। DOD में कुछ देहाती मुसाफिर बाहर से आकर बैठ गए और फिर खिड़की खुल गई। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया, फिर जेब से 10-10 रुपए के 3 नोट निकाल कर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिए और आहिस्ता आहिस्ता DOD की तरफ चलने लगा। टिकट वाली खिड़की तक पहुंचते पहुंचते मैंने फैसला कर लिया कि सेकंड क्लास का टिकट नहीं लूँगा। मेरा हुलिया आम देहातियों जैसा था और सेकंड क्लास का टिकट लेने से खामखा मुझ पर शक पड़ सकता। कुर्सी के पीछे मुझे एक दुबले पतले मुखनी से अधेड़ उम्र लाले की शक्ल नजर आई जो कुर्सी की पुश्त से सर लगाए शायद सो रहा था। मुझसे पहले एक देहाती ने टिकट के लिए बाबू को बुलाया तो वो जाग पड़ा। बड़ी बेदिली से इसने देहाती को टिकट दिया, पैसे नीचे डाले और मेरी तरफ देखकर बोला, पैसे लाओ, कहाँ जाना है? मैंने गवारों जैसा लहजा बनाकर कहा कि दिल्ली का एक टिकट दे दो जी, ये गाड़ी दिल्ली जाएगी ना? टिकट बाबू ने कहा, ये गाड़ी पानीपत तक जाएगी, वहाँ जाकर दिल्ली वाली गाड़ी पकड़ ले। मैंने पैसे पकड़ा दिए, इसने 3rd क्लास का टिकट दे दिया। बाकी पैसे लेकर मैंने जेब में रखे और आंखों के किनारों से आसपास देखता DOD के गेट पर आ गया। वहाँ कोई टिकट चेकर नहीं था। मैं प्लेटफॉर्म पर आकर एक खाली बेंच पर बैठ गया। टिकट वाली खिड़की में से मैंने अंदर कमरे में लगे क्लॉक पर देख लिया था। इस वक्त रात के 2:45 बज रहे थे। इस छोटे से देहाती रेलवे स्टेशन के अजाब से निजात हासिल करने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया था। किसी न किसी तरह ये वक्त भी गुजर गया और फिर प्लेटफॉर्म पर किसी ने घंटी बजाई। इसका मतलब था कि ट्रेन आने वाली है। मुसाफिर ज़्यादा नहीं थे, 4-5 देहाती लोग थे जो अपनी गठरियों के पास बैठे हुए थे। मेरी नज़रें सिग्नल पर लगी थी। इसकी सुर्ख बत्ती बुझ गई थी। सिग्नल गिर चुका था और जिस तरफ से ट्रेन आने वाली थी इधर इसकी बत्ती सब्ज़ हो गई थी। दूर से रेलवे इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। मेरी जान में जान आ गई। फिर दियो पैकर से आफाम इंजन धुआं और भाप छोड़ता छिक छिक करता प्लेटफॉर्म की ज़मीन को हिलाता प्लेटफॉर्म में दाखिल हो गया। ट्रेन रुकी तो कुछ मुसाफिर उतरे। मैं एक डब्बे में घुस गया। इस डब्बे के मुसाफिर ज़्यादातर सो रहे थे। रश ज़्यादा नहीं था। मैं बाएं जानिब खिड़की के पास बैठ गया। ट्रेन थोड़ी देर रुक कर आगे चल पड़ी। मैंने खिड़की से सर बाहर निकाल रखा था। ट्रेन अभी धीमी रफ्तार से खटाखट का शोर मचाती चल रही थी। मुझे ये धड़का लगा था कि कहीं इंजन ड्राइवर लाइनों में पड़ी लाश को देखकर गाड़ी खड़ी न कर दे। मेरी सारी तवज्जो गाड़ी की रफ्तार पर मजबूत थी। मेरे आसाब के मुताबिक लाश वाली जगह आने ही वाली थी। ट्रेन की रफ्तार कम होने की बजाय थोड़ी सी तेज़ हो गई थी। इससे मुझे बड़ा हौसला हुआ। गाड़ी ने स्पीड पकड़ी। ट्रेन लाश के ऊपर से इसके परखचे उड़ाते गुजर गई थी और किसी को पता ना चल सका था। मैंने इत्मीनान का सांस लेते हुए अपना सर दीवार के साथ लगा लिया। ट्रेन अब एक ख़ास रफ्तार से भागी जा रही थी। मेरा मंसूबा कामयाब हो गया था। पहली बार मुझे शदीद थकन का एहसास हुआ और मुझे नींद आने लगी। डब्बे में सिर्फ एक बत्ती जल रही थी। तकरीबन सभी मुसाफिर सो रहे थे। मैंने भी आंखें बंद कर ली और ट्रेन के झकोलों में मुझे भी नींद आ गई। तो दोस्तों, अगली किस्तें सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।